हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2024 को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम का, इसमें साइंस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन आप बोल सकते हो। ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाता है तो महिलाओं में जो ओवम होता है, यानी कि अंडाणु, अंडा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। बी हमारा राइट आंसर। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों की कोर पर विकसित कलियों द्वारा होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? पादपों में लचीलापन होता है कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण। कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण लचीलापन होता है, और ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है ये कठोरता एवं दृढ़ता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? वैद्युत अपघट्य होता है, पता नहीं ये लोग वैद्युत अपघटनी क्यों लिख देते हैं। वैद्युत अपघट्य होता है ना, वैद्युत अपघट्य होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये याद रखिएगा एसिडिक होता है, यानी एसिडिक नहीं बोलेंगे, एसिडिफाइड होता है, मतलब थोड़ा सा अम्ल भी मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट विलयन के साथ। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, अमोनिया नहीं होता है, अमोनियम होता है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आयन होता है NH4+, और सल्फेट आयन होता है ये SO4 2-। तो अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो जो जितना इस पर चार्ज है, साइन हटा करके हम वो वैलेंसी मान लेंगे। यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है ना, तो माइनस हटा दो, केवल 2 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक। तो NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा और SO4 यहाँ पर हो जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस SO4, यह अमोनियम सल्फेट। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि 46 गुणसूत्र हैं, अब इसका विभाजन हुआ, जब विभाजन हुआ तो जो कोशिका बनी उसे हम लोग संतति कोशिका कहेंगे। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होगी। तो ऐसा किस में होता है? अर्धसूत्री विभाजन में होता है, जिसे इंग्लिश में मियोसिस कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। और माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। लेकिन मियोसिस में याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 कोशिका बनाकर दिखाया है, इसमें 4 सेल्स बनते हैं और इस वाले में 2 सेल्स बनते हैं। यानी मियोसिस में लास्ट में जो है 4 संतति कोशिका मिलती है, और माइटोसिस में लास्ट में 2 कोशिका मिलती है। मैंने यहाँ पर 2 ही बनाकर दिखाया है क्योंकि मेरा फोकस जो है यहाँ पर इस प्रोसेस पे है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या है? वक्रता त्रिज्या जो है वो है +20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या अगर +20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो +10 सेंटीमीटर। अब ये जो प्लस साइन है, फोकस दूरी धनात्मक जो है वो किस में होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक आपको मिलती है उत्तल लेंस के केस में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण हम बोलेंगे। हालांकि उत्तल लेंस के केस में भी जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये जो F है ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक तो आप बोलेंगे उत्तल
लेंस और उत्तल दर्पण दोनों के केस में। परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ये रिपीटेड सवाल है, 100% रिपीटेड सवाल है, सेम टू सेम सवाल प्रीवियस किसी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, सही है। जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाती है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है। धमनियों की दीवारें जो होती है वो मोटी होती है, लोचदार होती है, लचीली होती है, लेकिन मोटी होती है ताकि हाई प्रेशर को झेल सके। ये गलत है। शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो, यह भी सही है। जो शिराएं होती हैं उनमें कपाट होते हैं, वाल्व होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं ताकि ग्रेविटी के कारण जो ब्लड है वो वापस से नीचे ना आ जाए। मान लीजिए कि एक रक्तवाहिनी है, एक शिरा है जो ब्लड को लेकर के आ रही है पैर से हार्ट के पास, तो ब्लड तो ऊपर की ओर जानी चाहिए ना, और जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ब्लड को नीचे की ओर खींचेगा। तो ये ब्लड जो है नीचे की ओर ना आ जाए, इससे बचाने का काम जो है ये वाल्व करते हैं जो शिराओं में उपस्थित होते हैं, ये सही है। कफ सिरप में निम्नलिखित में से किस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? तो कुछ कफ सिरप ऐसे होते हैं जिसमें एथेनॉल की जो मात्रा है वो अधिक होती है, तो उस कफ सिरप को पीने के बाद जो है आपको थोड़ी बेहोशी आती है, नींद आती है, लगेगा जैसे कि नशा आ गया है। तो एथेनॉल के कारण जो शराब होती है, बियर होता है, उन सारे में भी यही एथेनॉल होता है। द्रव के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि पदार्थ के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, गलत है। इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होता है। वे निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही है। सबसे तेज भागते हैं कण गैसीय अवस्था में, उससे कम द्रव अवस्था में, और ठोसी अवस्था में जो है, ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो कंपन करते हैं। वे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। बी हमारा राइट आंसर। अवतल या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तन के बाद गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण डैश निकलेगी। ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। मान लीजिए कि प्रकाश किरण ऐसे आती है, ठीक, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से एथीन में कार्बनों की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, चाहे कोई सा भी यौगिक क्यों ना हो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 होती है, और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये भी 4 होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, सही है। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, सही है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जैसे स्टार्च है, इसको तोड़ देता है माल्टोज में। ये कौन तोड़ता है? एमाइलेज। तो ये अपने आप में कैटालिस्ट है, क्योंकि ये कैटालिस्ट एमाइलेज केवल आपको लिविंग बॉडी के ही अंदर मिलेगा, सजीव के शरीर के ही अंदर मिलेगा, तो इसीलिए हम इसे बायो कैटालिस्ट बोलेंगे। किसको? एमाइलेज को। तो बायो कैटालिस्ट बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, यानी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज। बायो कैटालिस्ट यानी लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ये कैटालिस्ट है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एंजाइम जो है मेनली आपके होते हैं प्रोटीन।
एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है मृत पादप, मरा हुआ पादप, तो प्लांट है, एनिमल है, वो सारे क्या होते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता रो है। इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? यानी लंबाई को चेंज कर दिया गया है, तो इससे रो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो डिपेंड करती है केवल मटेरियल पे। मटेरियल वही है, केवल 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो रो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से यौगिक संतृप्त है? संतृप्त का मतलब हो गया कि एल्केन कौन है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है कि जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। 2 कार्बन है, इसका डबल 4 होता है, और 2 ज़्यादा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये एल्केन है। 3 का डबल 6 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे 8 हो जाएगा, एल्केन है। ये 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, ये एल्केन नहीं है। 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा, ये भी एल्केन है। 1 2 4, 1 2 4, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सही कथन का चयन कीजिए। जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब लड़कियां सेक्सुअली मैच्योर होती हैं, उसके बाद प्रत्येक महीना अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होता है। अंडाशय से अंडे का क्या होता है कि उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा, अंडाशय में पहले से ही अंडे का निर्माण हो चुका होता है। जब एक लड़की का जन्म नहीं हुआ होता है, यानी जब वो लड़की अपने माँ के गर्भ में होती है ना, गर्भाशय में होती है, उसी समय पैदा होने से पहले ही अंडे का निर्माण हो चुका होता है। अंडे जो है अंडाशय में मौजूद होते हैं। उसका उत्सर्जन कब होता है? जब वो लड़की जो है 12 साल 13 साल यानी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है, उसके बाद से जब उनमें मासिक चक्र स्टार्ट होता है, तब जाकर के अंडे का उत्सर्जन होता है। तो पहले से अपरिपक्व अंडे हैं उसके अंदर, ये बन चुके हैं पैदा होने से पहले ही। लेकिन पुरुषों के केस में शुक्राणु का निर्माण कब होता है? पैदा होने के बाद, जब लड़का के अंदर जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है वहाँ से, जब वो 12 साल 13 साल का होता है, उसके बाद से शुक्राणु का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन महिलाओं के अंदर अंडे का उत्पादन ऑलरेडी हो चुका होता है पैदा होने से पहले ही। उसका उत्सर्जन होता है प्यूबर्टी के बाद, या प्यूबर्टी से बोल सकते हो आप। तो सही कथन का चयन कीजिए, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ डिंब वाहिनी नलिका को बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, ये होता है यूट्रस, यानी कि गर्भाशय को हम लोग बच्चादानी बोलते हैं, ना कि डिंब वाहिनी नलिका को। एथेनॉल को 443 केल्विन पर अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो निर्जलीकरण आपको याद होगा। यहाँ देख लो, ये एथेनॉल है, गर्म किया जा रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर बन गया एल्कीन। जल का देखो यहाँ पर क्या हुआ? रिमूवल हो गया, तो इसे हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो बोलेंगे एथीन और जल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है। यदि वस्तु डैश, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। विपरीत दिशा में अगर विस्थापित होती तो कार्य ऋणात्मक, और अगर लंबवत तो 0। शक्ति P, धारा I और विभवांतर V और प्रतिरोध R के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? संबंध सही नहीं है ये बताना है। तो पावर बराबर VI फॉर्मूला होता है, V स्क्वायर बट्टे में R फॉर्मूला होता है, I स्क्वायर R फॉर्मूला होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है पावर का, तो B हमारा राइट आंसर। धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? एक सीधा धारावाही चालक है, सीधा धारावाही चालक है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऐसे बनती है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है सेकेंडरी वृत्त के रूप में बनती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है तार के तल के लंबवत है। तार जिस प्लेन में है उसके लंबवत प्लेन में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। आपको 3D में इमेजिन करना होगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडाशयों द्वारा केवल अंडे का उत्सर्जन ही नहीं होता है, ये जो है हार्मोन एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करते हैं, जो मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं।
ये हार्मोन जब सीक्रेट बॉडी में होता है एक लड़की के बॉडी में, तब जाकर के वो सेक्सुअली मैच्योर होती है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? परावर्तन के नियम सभी प्रकार के सरफेस पे लागू होते हैं, समतल और गोलीय दोनों पर। स्पायरोगायरा में किस प्रकार का जनन देखा जाता है? बहुत बार बता चुका हूँ, स्पायरोगायरा अपने आप में हरा सवाल है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ए हमारा राइट आंसर। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा डैश होती है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या फिर दबाते हैं, जब हम किसी रबर को खींचते हैं या फिर हम जमीन से किसी वस्तु को किसी हाइट तक लेकर के जाते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर। मैग्नीशियम और मैंगनीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? मैग्नीशियम और मैंगनीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर केवल नाइट्रिक अम्ल हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल। अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए। वैसे केस में मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। अगर ये अत्यधिक तनु नहीं हुआ, ऐसे केस में अगर ये अत्यधिक तनु नहीं हुआ, वैसे केस में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा, जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम मैंगनीज के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन तभी होगा जब ये नाइट्रिक अम्ल जो है वो अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल हो, यानी कि पानी ज़्यादा हो, अम्ल कम हो, वैसे केस में। निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियमी ऊतकों का एक कार्य है? जैसे त्वचा में एपिथेलियम है, हमारे त्वचा में एपिथेलियम है, उपकला ऊतक है, क्या काम है त्वचा का? प्रोटेक्शन करना, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को बाहर के वातावरण से बचाना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यह है POP। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में डैश होता है। तो कांच का अगर हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं तो इसमें देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज है और चार आयताकार फलक है, एक नीचे, दो और एक पीछे, तीन है, चार नहीं, दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पार्श्वपृष्ठ। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है? इनमें से जो धातु रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है वो अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, तो तांबा आपको सबसे नीचे मिलेगा इन चारों में। डैश तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता है। देखो पौधे की जो लंबाई होती है वो बढ़ाने का काम ये एपिकल मेरिस्टम करता है। जो पौधे की लंबाई होती है, अच्छा पहले पौधे की लंबाई बढ़ती है या मोटाई बढ़ती है? तो पहले पौधे की लंबाई बढ़ती है। लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेवार कौन है? एपिकल मेरिस्टम। लेकिन जो आप ये तने की मोटाई देखते हो ना, ये बढ़ाने का काम जो है कैम्बियम करता है। कैम्बियम को ही हम लोग लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं, पार्श्व विभज्योतक बोलते हैं, इसी को कैम्बियम बोलते हैं। और ये केवल आपको मिलेगा डाइकॉट में। मोनोकॉट प्लांट जैसे घास है, गन्ना है, बांस है, इन सारे में ये लैटरल मेरिस्टम नहीं होता है। इसीलिए जो घास है, गन्ना है, बांस है, उनके तने की मोटाई आप इतनी नहीं देखते हो जैसे कि आम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तना बहुत मोटा होता है ना, वैसा मोटा तना आपको बांस के केस में, गन्ने के केस में देखने को थोड़ी ना मिलता है, क्योंकि इसमें नहीं होता है ये पार्श्व विभज्योतक नहीं होता है, लैटरल मेरिस्टम नहीं होता है, केवल डाइकोट में मिलेगा आपको। डी हमारा आंसर। शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टम निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है? अभी मैंने आपसे कहा एपिकल मेरिस्टम ही लंबाई को बढ़ाता है। ये आपको मिलेगा प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर भी ये मिलेगा आपको रूट टिप, जो जड़ है उसके शीर्ष में, और जो तना है ना, स्टेम बोल दो या फिर बोल दो शूट टिप, जो तना है उसके शीर्ष में। सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से किसके संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? तो जो हम हाथ पैर को हिला पाते हैं, गर्दन को मोड़ पाते हैं, हम झुक पाते हैं, ये सब पॉसिबल हो पाता है मसल के कारण। मसल के कारण
पेशीय कोशिकाएं लिखा हुआ है, चलो ठीक है, पेशी सिर्फ जो है यहाँ पर होनी चाहिए, चलो ठीक है, पेशी कोशिकाएं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मसल के कारण पेशियों में जो है संकुचन होता है, शीतलन होता है, इसी के कारण ये संकुचन और शीतलन जब होता है तभी हम अपने हाथ को मोड़ पाते हैं, फैला पाते हैं, गर्दन को मोड़ पाते हैं, हम झुक पाते हैं, तभी ऐसा हम कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है? तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? संतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? एल्केन है। तो इथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जब वो जलते हैं तो पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, साथ में काला धुआं भी उत्पन्न होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये। द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कैपिटल G है। अब एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान 4m हो चुका है, 4 गुना है ना, 4 गुना हो चुका है द्रव्यमान। तो उस ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? देखो सार्वत्रिक यहां पर लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के लिए ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो कांस्टेंट है। पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर घूम जाओ, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कैपिटल G का मान बदलने वाला नहीं है, G ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 बाय मिस्टेक छूट गया है यहाँ पर। 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, लेकिन हमसे अधातु के बारे में पूछा है तो आंसर होगा ब्रोमीन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है अधातु ब्रोमीन, और धातु पूछे तो मरकरी। क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत जल तापक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर पानी को गर्म करेगा ऊष्मीय ऊर्जा से, तो ऊष्मीय ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं 29 दिसंबर के तीसरे शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच।